नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम चर्चा करेंगे गद्य की एक बहुत पुरानी विधा एकांकी की। छात्रों, आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा कि कठपुतलियों का नाच जगह जगह किया जाता है, या फिर कोई जादूगर अपना जादू दिखाने के लिए लोगों को इकट्ठा करके घंटे आधे घंटे के लिए उनका मनोरंजन करता है, या फिर कोई नुक्कड़ नाटक जो एक ही जगह पर कुछ समय के लिए प्ले किया जाता है। ये सारे के सारे वन एक्ट प्ले की श्रेणी में आते हैं। पुराने समय में मनोरंजन का कोई साधन नहीं था, और यही एक मनोरंजन का साधन था जो एक जगह लोग इकट्ठा होते थे, वहाँ नृत्य करते थे, संगीत बजता था, अभिनय होता था, एक छोटा सा रंगमंच सजाया जाता था। आज भी भारत में जो विभिन्न जगह पर रामलीलाएं होती हैं, बंगाल में यात्रा होती है, और ब्रजभूमि में जिस तरह रासलीला खेली जाती है, और राजस्थान में कठपुतलियों का जो नृत्य एक जगह किया जाता है, ये सारे के सारे उस एकांकी के ही एक भाग हैं, पार्ट हैं। समय बदला, परिवेश बदला, और उन समय के साथ साथ इन चीज़ों ने भी अपना रूप बदल लिया। वन एक्ट प्ले का मतलब होता है कि ऐसा रंगमंच, ऐसी विधा जो लोगों के मनोरंजन करने के लिए किसी जीवन के एक ही अंग को उठाकर, या एक घटना को उठाया जाता है, या किसी मानव की एक संवेदना को उठाया जाता है, और उस संवेदनाओं को कुछ पात्रों के माध्यम से रंगमंच के ऊपर खेला जाता है, और उसका प्रारंभ और उसका अंत संक्षिप्त समय में पूरा किया जाता है। तो एक साथ खेला जाने वाला नाटक जो एक ही पार्ट में अपनी पूरे मनोभावों को व्यक्त करता हो, एक जिस संवेदना या घटना का जिक्र यहाँ पर लेखक ने किया है, उन सारी चीज़ों को एक साथ प्ले किया जाता है और उद्देश्य की परिणति तक को पहुंचाया जाता है एक ही पार्ट में। तो उस विधा को हम एकांकी कहते हैं, अर्थात एक ही अंक में एक साथ उसका प्रारंभ होकर के, उसका मध्याह्न होकर के वो चरम स्थिति को पार करता हुआ अपने उद्देश्य को प्राप्त करता है, जिस उद्देश्य को लेकर के लेखक ने उस एकांकी की रचना की है। तो एकांकी के अंदर ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। लेखक को इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए जब वो एकांकी की रचना करता है कि वह जीवन की किसी एक घटना या एक संवेदना को ही व्यक्त करनी चाहिए, क्योंकि उसके पास समय इतना ही होता है। दूसरा, उसका एक निश्चित और सुकल्पित, जिस कल्पना को लेकर के लेखक ने एकांकी की रचना की है, उसका वो उद्देश्य पूर्व नियोजित होना चाहिए, जो उसे एक अंक में वो अपने उद्देश्य तक पूर्ण रूप से पहुंच सके। एकांकी के पास समय इतना कम होता है कि उसमें किसी और कहानी को या किसी जिस उद्देश्य को लेकर के कहानी एकांकी की रचना की गई है, उसके साथ किसी समसामयिक या किसी प्रासंगिक कहानी या प्रासंगिक बातों को जोड़ा जाए, इतना समय एकांकी के पास नहीं होता है। इसलिए उसमें गतिशीलता की निरंतरता होनी चाहिए, कहीं भी स्थायित्व नहीं होना चाहिए, एक जगह रुकने की क्षमता एकांकी के अंदर नहीं होनी चाहिए। निश्चित रूप से एकांकी एक अंक में रचा हुआ एक नाटक है जो रंगमंच पर खेला जाता है, तो उसके आकार और समय की संक्षिप्त का भी विशेष ध्यान एकांकिका को रखना होगा। एकांकी जब रची जाती है, निश्चित रूप से ये सोच दिमाग में एकांकीकार के मन में ये रहती है कि कहीं न कहीं किसी रंगमंच पर इस नाटक की रचना करनी होगी।
तो पात्रों का चयन हो चाहे रंगमंच की दृष्टि से या कोई उद्देश्य को लेकर या किसी एक विशेष संवेदना या मनुष्य के किसी एक भाग को लेकर के उसकी जो रचना की है, ये सारे के सारे रचना के पीछे उसमें रंगमंचीयता का गुण भी कहीं न कहीं मौजूद होना चाहिए, ताकि जो पात्रों की उन्होंने रचना की है वो पात्र उस अभिनय के रंगमंच के ऊपर वो खरे उतर सके। एकांकी तभी सफल होगी तब मनुष्य के जीवन से जुड़ी हुई कोई घटना और संवेदना एक समसामयिक जीवन से, न कि कोई अलग विषय से हट करके एकांकी रचना की जाए। चुनी हुई घटनाएं और दैनिक जीवन में घटित होने वाली घटनाओं में से ही किसी एक घटना का चुनाव एकांकीकार को करना चाहिए, जिससे उसकी वास्तविकता और उसका मनोरंजन सही तरीके से दर्शकों तक पहुंच सके। उन चीज़ों के उन मनोभावों को दर्शक आसानी से समझ सके। किसी भी चीज़ की जब रचना होती है तो वो रचना तभी सार्थक होती है उसके दो बराबर के पार्ट हों, पक्ष भी होगा तो विपक्ष भी होगा, और जब पक्ष और विपक्ष से दोनों टकराएंगे, दोनों के अंदर संघर्ष होगा, विवाद होगा, तो ही तो कोई न कोई उद्देश्य तक एकांकीकार पहुंचेगा। इसलिए उसमें बराबर दो विरोधी भावों का समायोजन भी एकांकीकार को करना चाहिए। उसका जो चित्रण है किसी एक का यथार्थ पहलू पर होना जरूर चाहिए, लेकिन उसका अंत, उसका उद्देश्य कोई न कोई आदर्श के रूप में प्रतिपादित होना चाहिए। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो एकांकी के अंदर होनी चाहिए, तभी एक एकांकी सार्थक और सही रूप में दर्शकों तक पहुंच पाएगी, जिस उद्देश्य को लेकर के एकांकीकार ने उस एकांकी की रचना की है। तो ये तो मैंने आपको बताया कि एकांकी क्या है, किसे कहते हैं एकांकी। अब हम चर्चा करते हैं कि एकांकी, संपूर्ण एकांकी के लिए उसके जो तत्व बनाए गए हैं मनुष्यों द्वारा, उन सभी तत्वों को साथ में लेकर के एकांकी खरी उतरती है। तो ऐसे कौन कौन से तत्व हैं जिन तत्वों का होना उस एकांकी के अंदर अति आवश्यक है। तो सबसे पहले हम लेते हैं जो पहला जो तत्व है वह है उस एकांकी की कथा वस्तु। कथा वस्तु का विषय कोई भी हो सकता है, इतिहास भी हो सकता है, धर्म भी हो सकता है, राजनीति भी हो सकता है, या सामाजिक कोई सा परिवेश भी हो सकता है। तो विषय का चुनाव के लिए एकांकीकार स्वतंत्र है। वो इनमें से किसी भी एक विषय के किसी एक अंग को लेकर के एकांकी की रचना कर सकता है। एकांकीकार को चाहिए कि कथा वस्तु की रचना करते समय उस एकांकी का जो थीम है, जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य को दिखाने के लिए एकांकीकार को समसामयिक विषयों से उसको जोड़ना चाहिए। जो उस समय और परिस्थिति के अंदर कोई बात चल रही है, तो उन चीज़ों का चुनाव जो एकांकीकार अपने एकांकी के अंदर कर रहा है, तो जिस समय वो प्रदर्शित हो रही है उस समसामयिक पहलू को भी ध्यान में रखना चाहिए, ताकि दर्शक जो उस चीज़ को रंगमंच पर देख रहे हैं, दर्शकों के मन के अंदर वो भावना जागृत हो सके कि उन्होंने ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं देखी हैं। उनको ये महसूस, एक फीलिंग उनके हृदय के अंदर जागृत हो सके, अंतर्मन की चेतना वो जागृत हो सके कि ये जो पार्ट उनके सामने उपस्थित है, इस पार्ट के वो कहीं न कहीं खुद भी हिस्सेदार हैं। तो ये कि इस प्रकार की अंतर्वृत्तियों को जागृत करने के लिए एकांकीकार को अपनी एकांकी के साथ में समसामयिक विषयों का समायोजन भी करना चाहिए। निश्चित रूप से सही है कि किसी भी चीज़ को मनोरंजनपूर्ण बनाने के लिए उसमें मसाला डालना बहुत ज़रूरी होता है। तो एकांकीकार उस एकांकी की रचना करने के साथ साथ कुछ काल्पनिक विषयों को भी वो जोड़ सकता है। मान लो किसी गंभीर विषय पर चर्चा एकांकीकार अपनी एकांकी में कर रहा है।
अब वातावरण बहुत गंभीर हो गया, दर्शक बिल्कुल एकटक होकर के उसको देख रहे हैं, उसकी रस का पान कर रहे हैं, लेकिन वातावरण को हल्का करने के लिए एकांकीकार कहीं से एक मस्खरा ला करके उपस्थित कर देता है। तो वो मस्खरा, उसकी जो संवाद शैली है, उसकी जो वेशभूषा है, उसके जो बात करने का जो तौर तरीका है, उस तौर तरीके को देख करके दर्शक का मन हल्का हो जाता है। तो काल्पनिक के विषयों का समायोजन भी वो कर सकता है। एकांकीकार जब अपनी एकांकी को शुरू करता है तो उसका जो प्रारंभ है वो जिज्ञासा और कुतूहल के साथ में होना चाहिए, और उसके अंदर रोचक और विस्मयकारी गुणों का समावेश होना चाहिए कि जैसे ही दर्शक उसको देखना शुरू करें, उनके हृदय के अंदर एक भाव जागृत हो, एक उत्सुकता का भाव, एक आश्चर्य का भाव जागृत हो, और वो एक मन में हमेशा ये चलता रहे कि अब इसके आगे क्या होगा। तो एक उत्सुकता और जागरूकता और कौतूहलता का भाव एक दर्शक के मन के अंदर होना चाहिए। तो उसका प्रारंभ इस तरह से एकांकीकार को करना चाहिए। कथा वस्तु के प्रमुखतः 5 अंग होते हैं, जिसमें प्रारंभ होता है, नाटकीयता होता है, द्वंद्व होता है, चरम सीमा होती है, और चरम सीमा के बाद में पूर्ण परिणति होती है। ये 5 अंग उसके बीच बीच में थोड़े थोड़े अंतराल के बाद में, क्योंकि समय बहुत कम होता है, उस अंतराल के बाद में ये चीज़ें आती हैं, और वही एकांकी सार्थक होती है जब इन सब चीज़ों को साथ में लेकर के वो चलती है। स्थायित्व तो कहीं नहीं होना चाहिए, गतिशीलता बराबर बनी रहनी चाहिए। संवाद संक्षिप्त होंगे तो एक पात्र आएगा, दूसरा पात्र अपनी बात कहेगा, तीसरा पात्र अपनी बात कहेगा, तो उसमें गतिशीलता बनी, अवरोधक कहीं नहीं होना चाहिए। तो ये सारे के सारे गुण एक एकांकी की कथा वस्तु के अंदर मौजूद होने चाहिए, तभी वो एकांकी सार्थक प्रतीत होगी। दूसरा इसका जो अंग है वो है कथोपकथन या संवाद। किसी भी चीज को हम जब प्रकट कर रहे हैं रंगमंच के ऊपर, तो रंगमंच के ऊपर लेखक कुछ नहीं कह रहा है, एकांकीकार कुछ नहीं कह रहा है, वो जो भी अपने जो भाव है वो पात्रों के मुख से कहलवा रहा है। अब पात्र अपने मुख से क्या कह रहे हैं, किन मनोभावों के तहत कह रहे हैं, निश्चित रूप से पात्रों के मुख से कहलवाए गए संवादों का असर दर्शकों के ऊपर पड़ता है। तो उस स्थिति में संवाद संक्षिप्त होने चाहिए और सरल भाषा में होने चाहिए, ताकि दर्शक और पात्रों के बीच में कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं रहे। पात्र जो बात कह रहे हैं उन पात्रों को रूबरू उसी की तरह दर्शक समझ जाए, तो उनकी भाषा सरल होनी चाहिए। संवाद रोचक और स्वाभाविक होने चाहिए, जिस परिवेश में एकांकी की रचना की जाती है। निश्चित रूप से रंगमंच को भी उसी तरह सजाया जाता है। अब जिस तरह रंगमंच की रचना की गई है, पात्रों की रचना की गई है, एकांकी की रचना की गई है, तो पात्रों के मुख से जो कहलवाए गए जो संवाद है, वो संवाद भी उसी परिवेश के अनुकूल होने चाहिए, तभी वो एक दूसरे के बीच में एक गैप नहीं रहेगा, एक दूसरे के बीच में समझने में आसानी रहेगी। पात्रों के जो संवाद हैं वो प्रसंग के अनुकूल होने चाहिए। जिस विषय को लेकर के एकांकीकार एकांकी की रचना कर रहा है, रंगमंच पर किसी उद्देश्य को लेकर के उसका प्रकटीकरण कर रहा है, तो उसी प्रसंग के अनुकूल उनके संवाद होने चाहिए। और संवादों के माध्यम से जो पात्र हैं, पक्ष के और विपक्ष के, उन दोनों पात्रों के मनोभाव व्यक्त होते हैं, जो उस एकांकी की गतिशीलता में सहायक होते हैं। और जब दो पात्र वाद और विवाद में जो दो पात्रों के बीच में अंतर संघर्ष पैदा होता है, तो उस अंतर संघर्ष के पैदा होने से जो अभिव्यक्ति निकलती है वो एक कौतूहलवर्धक होनी चाहिए। दर्शकों का मन में वो उत्साह जागृत होना चाहिए कि पात्र जो कह रहा है वो बातें बिल्कुल सही और सटीक और सही जगह कही हुई है। जिस संवेदना, जिस घटना या जिस परिवेश को लेकर के एकांकी की रचना की गई है, तो उस संवेदना को व्यक्त करने वाले
संवाद होने चाहिए। जिस बात को एकांकीकार कहलवाना चाहता है उसी हाव भाव में, उसी लहजे में, और उसी तरह मान लो कोई कठोर बात कहना चाहता है तो उसके जो हाव भाव भी उसी तरह से होंगे। कोई बहुत सरल और संक्षिप्त बात कहना चाहता है, बहुत हंसी मजाक की बात कहना चाहता है, तो माहौल को ठंडा करने के लिए, मौसम को बदलने के लिए संवाद भी उसी तरह से होनी चाहिए। तो परिस्थिति के अनुकूल संवादों की रचना एकांकीकार को करनी होगी अपनी एकांकी के लिए। अगला इसका जो तत्व है वह है पात्र या चरित्र चित्रण। कोई भी एकांकी की रचना होती है तो निश्चित रूप से पात्रों की रचना की जाती है, तभी वो एकांकीकार अपनी एकांकी को सफल बनाता है। पात्रों की रचना इस तरह होनी चाहिए कि पात्र न तो बहुत ज़्यादा हो न बहुत कम हो, कहानी को, कथा को लगातार गतिशील बनाए रखने में सहायक होनी चाहिए। तो इस तरह की पात्रों की रचना एकांकीकार को करनी चाहिए। पात्रों का जो चयन है, जिस समसामयिक परिवेश को लेकर के एकांकीकार एकांकी रचना कर रहा है, उस सामान्य जनजीवन को आधार बना करके पात्रों की रचना की जाती है। उस परिवेश में उनको ढाला जाता है और वो एक माहौल क्रिएट किया जाता है, पैदा किया जाता है, ताकि दर्शकों और पात्रों के बीच में अट्रैक्ट बना रहे, आकर्षण बना रहे और दर्शक झूम जाएं, मदहोश हो जाएं, एकटक निहारने पर मजबूर हो जाएं। पात्रों को न तो बिल्कुल स्वतंत्र छोड़ा जा सकता है, न बिल्कुल अपने एकांकीकार अपने कब्जे में ले सकता है। उनका जो व्यक्तित्व है, उनका जो निजी जीवन है, वह भी कहीं न कहीं पात्रों का झलकना चाहिए एकांकीकार की एकांकी में। तो पात्रों को स्वतंत्र भी छोड़ना पड़ेगा एकांकीकार को, उनके निजी व्यक्तित्व को भी बताना पड़ेगा। पात्रों की क्रियाशीलता, वो जो कर रहे हैं या जो एकांकीकारों से करवाना चाहता है, अगर वो उसको सही ढंग से पर्दे पर उतार देता है, रंगमंच पर उतार देता है, तो उसकी जो क्रियाशीलता है, वो क्रियाशीलता ही एकांकी की सफलता का एक प्रमुख रहस्य है। पात्रों की संख्या मैंने बताई कि न तो बहुत कम होनी चाहिए न बहुत ज्यादा, क्योंकि समय का अभाव होता है। एक अंक में खेला हुआ वो नाटक होता है, तो इतने ज्यादा पात्र उस रंगमंच पर न तो समा सकते हैं न बहुत कम होने चाहिए। तो एक बीच के पात्र इस तरह की संख्या होनी चाहिए जो अपनी सभी पात्रों का व्यक्तित्व भी झलकता हो और अपनी पूरी बात को वो कह भी सकते हो। एकांकी में एक मुख्य नायक होता है और उस मुख्य नायक के साथ में जो उसके और जो पात्र होते हैं वो सहायक पात्र होते हैं, जो उस कहानी को, उस कथा को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तो ये एकांकीकार को पात्रों का चयन करते समय इन सारी चीज़ों को, सारी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। अब हम चर्चा करते हैं अगले तत्व के ऊपर, भाषा शैली। निश्चित रूप से एक रंगमंचीय नाटक, एक अंक में खेला हुआ एक नाटक होता है एकांकी, तो उसकी भाषा भी इस तरह होनी चाहिए कि पात्रों और दर्शकों के बीच में कोई गैप नहीं रहे। उन दोनों का अट्रैक्ट होना चाहिए, एक दूसरे के बीच में भावों का संप्रेषणीयता होनी चाहिए। और वो कब होगी? जब पात्रों के मुख से कहलवाई बात पूरी की पूरी, यूं की यूं दर्शकों तक पहुंच जाएगी और दर्शक उसको महसूस करने लगेंगे, तभी वो उस चीज की सार्थकता प्रकट होगी। तो भाषा बोधगम्य होनी चाहिए, भाषा सरल होनी चाहिए, ताकि विचारों का संप्रेषणीयता, एक दूसरे के बीच में कोई गैप नहीं हो, एक दूसरे तक एक दूसरे की बात आसानी से पहुंच सके। पात्र भाषा और परिवेश के अनुसार होंगे। भाषा, पात्रों की जो भाषा है वो परिवेश के अनुसार होगी। जैसे मान लो किसी ग्रामीण अंचल के किसी मुद्दे को एकांकीकार उठा रहा है, किसी समस्या को उठा रहा है, तो वहां का उस रंगमंच का जो परिवेश है वो ग्रामीण परिवेश होगा। पात्रों के मुख से कहलवानी वाली जो भाषा है वो भी ग्रामीण परिवेश, रूढ़ भाषा होगी, देशज भाषा होगी, जो उस जगह पर बोली जाएगी। तभी तो पाठक, दर्शक और पात्रों के बीच में कम्युनिकेशन हो पाएगा, एक दूसरे के भावों को समझ पाएंगे। तो परिवेश के अनुसार उन भाषा का चयन
एक एकांकीकार को करना चाहिए। इसके अलावा जब दो तरह के पात्र एकांकीकार उनकी रचना करता है, मान लो ग्रामीण परिवेश की मैंने अभी चर्चा की कि उसी का उनको चित्रण करना है, तो निश्चित रूप से उन सारी चीज़ों को, समस्या को बताने के लिए वो कहीं न कहीं एक शहरी परिवेश भी उसके अंदर पैदा करेगा। तो उसका जो चरित्र है, एक व्यक्ति का जो व्यक्तित्व वो तो शहरी झलक रहा है, दूसरे व्यक्ति का व्यक्तित्व ग्रामीण झलक रहा है, जैसे ज़्यादातर प्रेमचंद के उपन्यासों में होता है। तो इस तरह की अगर रचना की जाती है तो जो शहरी परिवेश का व्यक्ति है तो उसकी जो वेशभूषा है वो निश्चित रूप से शहरी होगी, तो उसकी जो बोलचाल है, उसकी जो भाषा है वो भी शहरी होगी। दूसरी तरफ जो ग्रामीण परिवेश का जो पात्र है, उसकी बोलचाल, उसकी भाषा शैली, उसकी जो वेशभूषा है वो सारा ग्रामीण होगा। देशज शब्दों का वहाँ पर प्रयोग किया जाएगा। तो व्यक्तित्व के अनुकूल उनकी भाषा का चयन यहाँ पर होना चाहिए। अब हम शैली की बात करते हैं। ज़्यादातर एकांकियों में, क्योंकि ये एकांकी की रचना करते समय एकांकीकार के मन में ये निश्चित रूप से बैठा होता है कि वो एकांकी को किसी न किसी रंगमंच पर प्रदर्शित करेगा। तो जब रंगमंच के लिए एकांकी की रचना की जाती है तो उसमें नाटकीय शैली का ही प्रयोग किया जाएगा, जो एक सटीक और सही शैली साबित होती है इस एकांकी के लिए, एक एकांकी के रचित करने के लिए, रंगमंच नाटक को उपस्थित करने के लिए। तो ज़्यादातर एकांकियों में नाटकीय शैली का प्रयोग किया जाता है। अगले तत्व की बात करें हम एकांकी के, वो है उद्देश्य। किसी भी चीज़ का, चाहे वो नाटक हो, चाहे उपन्यास हो, चाहे एकांकी हो, चाहे कोई कहानी हो, लेखक, एकांकीकार, उपन्यासकार या नाटककार किसी भी विधा की जब रचना करता है तो उसके पीछे उसका एक उद्देश्य होता है, और उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए वो उस विधा की रचना करता है, जो शुरू से अंत तक उस चीज़ों को, उस समस्या को उठाता चला जाता है, और अंत में जाकर के वो या तो किसी यथार्थवादी संदेश को देके जाता है या फिर आदर्शवादी संदेश को देके जाता है। तो कोई न कोई विधा के अंदर इस तरह का एक संदेश छिपा होता है, एक उद्देश्य छिपा होता है। तो एकांकीकार को अपनी एकांकी की रचना करते समय यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि उस एकांकी का उद्देश्य क्या है, ताकि वो उद्देश्य पाठक या दर्शक तक पहुंच सके। और ज़्यादा अच्छा तो ये रहेगा कि एकांकीकार, क्योंकि सारी चीज़ें पर्दे पर प्रदर्शित होती हैं, रंगमंच के ऊपर चलती हैं। एकांकीकार कुछ नहीं कह रहा है अपने मुंह से, वो सिर्फ अपने पात्रों के मुख से कहलवाता है। तो सांकेतिक भाषा में, संवादों के अंदर उस उद्देश्य की भी इस तरह रचना करनी चाहिए कि पात्र बात ही बात में वो जो उद्देश्य लेकर के एकांकीकार चल रहा है, उस उद्देश्य की अभिव्यक्ति सांकेतिक भाषा में दर्शकों तक या पाठकों तक पहुंचा दे, ताकि पाठक उस चीज को महसूस करें कि आखिर एकांकीकार इस एकांकी में क्या कहना चाहता है। इसके अलावा अगर एकांकीकार जीवन की किसी अंतर विरोधों या विषमताओं का चित्रण किसी एकांकी में कर रहा है, तो उसके उद्देश्य तक पहुंचने के लिए उसको ज्यादातर व्यंग्यात्मक संवादों के माध्यम से अपने पात्रों के मुख से सांकेतिक रूप से उस उद्देश्य को बताना चाहिए, ताकि जो अंतर विरोध है या जो विषमता है, उस जो एकांकी की जो थीम है, उस थीम का रसपान दर्शक या पाठक कर सके और उस उद्देश्य को महसूस कर सके, तभी तो वो एकांकी सफल होगी। क्योंकि कोई भी विधा तभी सफल होती है जो उसका उद्देश्य, जिसको एक एकांकीकार या एक लेखक बताना चाहता है, वो रूबरू इसी की तरह पाठक या दर्शक तक पहुंचे। और अगर वो पहुंचाने में सफल होता है तो निश्चित रूप से उसका उद्देश्य सफल हो गया और वो एकांकी या कोई भी विधा सफल मानी जाएगी। अगला इसका जो तत्व है वह है संकलन त्रय। संकलन त्रय वह होता है जहां एक ही कार्य एक ही समय में और एक ही स्थान पर होना चाहिए। ये एकांकी का एक मूल गुण होता है।
क्योंकि एकांकी की रचना की इसलिए जाती है कि वो रंगमंच पर प्रदर्शित हो और वो एक अंक में, एक जगह पर, एक समय में और एक ही स्थान पर और किसी एक ही कार्य को बताने के लिए ही उसकी रचना की जाती है। तो ये सारी चीजें इसलिए उत्पन्न होनी चाहिए कि उस एक उद्देश्य को बताने के लिए, एक घटना को या एक संवेदना को एकांकिकार को बताने के लिए उसमें स्वाभाविकता उत्पन्न हो सके। इसलिए इन सारी चीजों का संकलन एकांकिकार के पास में होना चाहिए, उस चीजों को ध्यान में रखते हुए उसकी रचना करनी चाहिए, जिसके कारण जब एक चीज एक ही समय में, एक ही परिवेश में, एक ही स्थान पर, एक ही कार्य को लेकर के रची जाएगी तो उन सारी चीजों का प्रभाव पड़ेगा दर्शकों के ऊपर और दर्शक अपनी अनुभूतियों से मिलान करता है, वो उस परिवेश में चला जाता है देखता देखता जो उसके सामने प्रदर्शित होता है और यही तो बताना चाहता है एकांकिकार। तो संकलित तरह में एक ही कार्य एक ही स्थान पर एक ही समय में पैदा होता है और कोई भी घटना या कोई भी संवेदना या कोई भी विषय जिसको लेकर के एकांकिकार रचना होती है वो एक ही समय में वो पूर्णतया अपनी पूर्णता पर पहुंच जाता है, क्योंकि समय का अभाव निश्चित रूप से एकांकी के अंदर होता है। अगला जो इसका जो तत्व है वह है अभिनेता। ये अभिनेता इसका एक प्रमुख गुण इसलिए माना जाता है कि एकांकिकार जब एकांकी की रचना करता है तो उसके मन के अंदर ये कहीं न कहीं बैठा होता है कि मैं एकांकी की रचना इसलिए कर रहा हूं कि एक न एक दिन किसी रंगमंच पर प्रदर्शित होगी और ये दर्शकों से रूबरू होगी। और वो दर्शकों से रूबरू तब होगी जब वो पात्रों का चयन उसमें करेगा और पात्रों का चयन उस समय और परिवेश को ध्यान में रखता हुआ करेगा और जब रंगमंच पर उन पात्रों के द्वारा संवादों को कहलवाएगा तो वो संवाद सीधे असर करते हैं दर्शकों के ऊपर। तो अभिनेता के लक्षण गुण एकांकी के अंदर होने अति आवश्यक है। वो गुण नाटकीय और हृदय को स्पर्श करने वाले संवादों के द्वारा पात्रों के मुख से उस अभिनय को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने पर इंटरैक्ट होता है दर्शकों और पात्रों के बीच में अपने उद्देश्य को लेकर के। तो अभिनेता का गुण इसके अंदर निश्चित रूप से मौजूद होना चाहिए और पात्रों की रचना करते समय उसको इतना तो स्थान पात्रों को देना चाहिए कि अपने मनोभावों को, अपने विचारों को व्यक्त करने की क्षमता, वो पूरी तरह से अपनी बात को कह सके, अपने मनोभावों को अभिव्यक्त कर सके। और अपने मनोभावों को व्यक्त करने के लिए निश्चित रूप से एकांकिकार उस परिवेश को ध्यान में रखता हुआ पात्रों की वेशभूषा, उनके हाव भाव, उनके अंग संचालन की वो किस तरह अपने अंगों को मोड़ते हुए अपनी बात को कह रहे हैं, ये सारी चीजें उस अभिनय को और ज्यादा प्रभावशाली बनाते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें जिन पात्रों का वो रचना कर रहा है अपने एकांकी में, उनके अंदर ये गुण मौजूद होना चाहिए। संवादों के अलावा रंग निर्देश भी एक पार्ट होता है अभिनेता में, जिसके कारण वो अपने उद्देश्य तक तब पहुंचता है एक एकांकिकार। रंग निर्देश क्या होता है? कई बार क्या होता है कि एकांकी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में प्रवेश करने पर जब एकांकी शुरू होती है तो पर्दे के पीछे से एकांकीकार उस एकांकी के उद्देश्य को किसी एक पात्र के मुख से पर्दे के पीछे से कहलवाता है, ताकि दर्शक उन चीजों को समझने के लिए पहले से तैयार हो जाए कि इस जो हम देख रहे हैं सामने रंगमंच पर जो घटना घटित होने वाली है, आखिर उसका विषय क्या है। उस विषय की सूचना जब दर्शकों तक पहुंचेगी तो उस चीज को वो समझने में उन्हें आसानी रहेगी और उसके लिए वो पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे अपने भावों को, अपने मनोभावों को वहां तक पहुंचाने और वहां से अपने तक पहुंचने में ये आसानी रहती है उस रंग निर्देश के माध्यम से जो पर्दे के पीछे एक पात्र के मुख से एकांकीकार उस एकांकी की शुरुआत करवा रहा है।
इसके अलावा एक इसका अंतिम जो गुण या तत्व हम कह सकते हैं वह है अंतर्द्वंद। कोई चीज की जब रचना होती है तो निश्चित रूप से वो चीज की गतिशीलता को बनाए रखने के लिए पात्रों का चयन इस तरह किया जाता है कि उनके बीच में इंटरेक्ट हो, एक दूसरे के प्रति बातचीत हो, और जब बातचीत होगी तो बातचीत का कोई कारण तो होना चाहिए। एक मस्खरा आता है, वो अपनी हंसी मजाक करके चला जाता है, लेकिन किसी गंभीर विषय को जब एकांकिकार उठाता है तो उसका पक्ष और विपक्ष को साथ लेके चलता है, और जब पक्ष अपनी बात रखता है तो विपक्ष का आक्रोश भी कहीं न कहीं वहां पर व्यक्त होता है। तो एकांकिकार हृदय के जो परस्पर जो विचार हैं, जो भाव है, उन भावों को उत्पन्न करता है, वही अंतर्द्वंद है। उन भावों को जो हृदय के जो विभिन्न भाव है, अंतर्विरोध है, पक्ष और विपक्ष है, वो उस एकांकी के अंदर मौजूद होता है, चाहे विषय कोई भी हो। निश्चित रूप से उसमें पक्ष भी होगा और विपक्ष भी होगा, और उस एकांकी की गतिशीलता को बनाए रखने के लिए पक्ष और विपक्ष का होना अति आवश्यक होता है। इसके अलावा कोई विषय या समस्या उठाता है तो उस समस्या और विषय के अंदर विवाद होगा, और विवाद होगा तो विवाद के कारण ही जो पात्रों की अंत स्थिति है, जो मन स्थिति है, वो संघर्षपूर्ण होगी, और वो संघर्षपूर्ण होगी तो उसके बाद जो घटना घटित होने वाली है वो उनके बाद चरम स्थिति होगी, और चरम स्थिति के बाद में एकांकीकार एकांकी को अपनी परिणति तक पहुंचाएगा और अपने उद्देश्य की सफलता की सूचना वो देगा। तो ये कुल मिलाकर के 8 तत्व एकांकी के अंदर माने गए हैं, जिनके बारे में मैंने विस्तृत चर्चा आपसे की। अब मैं अपनी बात को यहीं ख़त्म करता हूँ। नमस्कार, बाय।